आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में है। ये एक प्लान ड्रॉन था, रैशनलाइजेशन था बाउंड्री का सरिस्का पावर रिजर्व का, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है, जो लाइफलाइन देता है 50, ठीक है, मार्बल और डोलेमाइट माइंस को, जो क्लोज हैं इसके। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर है ना इसकी प्रॉक्सी पे काम किया था। तो ये देखिए टाइगर रिजर्व है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो बच्चे बैठे हैं सब हिंदी मीडियम के, तो हिंदी मीडियम वाले में पहले पढ़ते हैं। तो सरिस्का बाघ अभियान महत्वपूर्ण बाघ आवास की सीमा से युक्त संगत बनाने के लिए तैयार हो गई योजना है। 50 से अधिक संगमरमर और डोलोमाइट खदानों को जीवन दान दे सकती है। इसे CTH के निकटता के कारण पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दिया। यहाँ पर जो माइंस थी उनको हमने प्रॉपर मैनर में बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दो फैना को, ठीक। इसके बाद जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, इससे रिलेटेड आपसे बच्चे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सरिस्का बाघ अभयारण्य की बात करें, ये स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में। याद रखना जहाँ पर मार्बल की बात हो रही है तो राजस्थान जैसे प्लेस में होगा। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर फैला हुआ है। दूसरी चीज 1955 में प्राकृतिक रिजर्व तथा 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको, है ना। और ये पहले क्या था, अलवर के जो महाराजा थे उनका हंटिंग ग्राउंड था। यहाँ पर वो शेर सब पालते थे और उनको हंट करते थे, उनका शिकारगाह था। पुराने मंदिरों, महलों और झीलों जैसे पांडुपोल, भानगढ़ का किला, अजबगढ़, प्रतापगढ़, सिलीसेड़ झील और जयसम्मद झील के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थलाकृति इसमें चट्टानी परिदृश्य, झाड़ीदार कांटेदार शुष्क वन, घास, पहाड़ी चट्टानें और अर्धपर्णपाती लकड़ियां पाई जाती हैं। वनस्पति, सरिस्का की वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों और उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अनुरूप। सरिस्का बाघ अभयारण्य की वनस्पति और जीव। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल धोक के वृक्षों से आच्छादित है। कौन से वृक्ष पाए जाएंगे बच्चों? धोके के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रजातियों में यहाँ पे सलार, कायदा, गोल, बेर, बरगद, गूगल, बास, कैर, अदुस्ता आदि शामिल है। बाघ के अलावा इस रिजर्व में तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, 4 सींग वाले मृग और जंगली सुअर भी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहला करंट अफेयर का सेगमेंट था जो खत्म होता है। अब हम इसी के साथ दूसरा करंट अफेयर अपना पढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर है हिमालयन ब्राउन बियर। जो भूरा भालू था हिमालय का, वो आज की डेट में ज्यादा नहीं दिखता। आज की डेट में भूरा वाला भालू जो है ये खत्म होने के कगार पर है। तो इसकी रेयर साइटिंग हुई है हिमालय में। इसकी फैमिली देखी गई है नीलोंग एंड जादुंग वैली में, ठीक है। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क के पास है, यहाँ पर देखा गया है। तो इसके बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये प्रजाति है क्या, कैसे रहती है, क्या करती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नैलोंग और जदुंग घाटियों में कथित तौर पर अपने परिवार के साथ एक हिमालयन भूरे भालू का दुर्लभ दृश्य पैदा हुआ, जिसने उत्साह दे दिया लोगों को। भाई सामने दिख गया, जो चीज गायब हो जाए वो दिख जाए, कितना अच्छा लगता है। हिमालयन ब्राउन भालू के बारे में, हिमालय की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्तनपायी। ये भूरे भालू की सबसे प्राचीन वंशावलियों में से है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? उर्सर्स आर्केटोस इसाबेलिनस, ठीक। अच्छा, ये बियर इसलिए याद रखना कि ब्राउन बियर को हमने अपना एक अभी नेवी में एक नया शिपमेंट करेंगे, अभी उसकी बात करेंगे। उसका हमने सिंबल जामवंत बनाया ब्राउन बियर, ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पराक्रम कौशल के लिए हम इनका यूज भी करते हैं, ठीक है। हिमालयन रेड बियर और इजेबियल बियर के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाखी भाषा में इसे डेनमो के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है भालू सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं संभवता। इन्हें घृणित हिम मानव की वंदनियों को जन्म दिया था। भालू क्या करते थे? खड़े होकर चल सकते हैं ऐसे करके। तो लोगों को इसी के चक्कर में लग गया कि हिम मानव यहाँ पाए जा रहे हैं। हिमालयन भूरे भालू का वितरण पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये वन रेखा के ऊपर समुद्र तल से 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। भारत में प्रजाति जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के खंडित अल्पाइन और अल्पाइन में पाए जाते हैं। नर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। इनकी औसत लंबाई 1.9 मीटर तक हो सकती है और 135 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा 1.6 तक होती है और 70 किलोग्राम की होती है। इनका फर मोटा होता है जो रेतीले या लाल भूरे रंग का होता है। भोजन सर्वाहारी है।
घास भी खा लेते हैं, जड़ें भी खा लेते हैं, बल्ब मतलब जो कलियां लगती हैं वो भी खा लेते हैं, पौधे, कीड़े मकोड़े और इवन नॉनवेज भी खा लेते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने जो दे दो वो खा लेंगे। ठीक है, ये शीतकाल में मांद में शीत निद्रा में रहते हैं। ये क्या करते हैं, जब ठंड आती है तो ये डीप स्लीप में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, खूब खा लेते हैं और सोते रहते हैं, इनको मतलब नहीं है दुनिया से। ये एकांत प्रिय होते हैं, केवल संभोग करने या साथी के लिए लड़ने के लिए एक दूसरे पर बातचीत करते हैं। ये लड़ाई बातचीत दोनों तभी करते हैं जब इन्हें संभोग करना हो, किसी साथी की जरूरत हो। इनका एकमात्र अपवाद माँ और उसके बच्चे अकेले रहते हैं, परंतु माँ और बच्चे साथ में रहते हैं। माँ बच्चे साथ में रहते हैं, बट उसको छोड़कर ये कभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में नहीं रहते। जीवन काल 25 से 30 वर्ष का आज की डेट में इनका है। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे जिसका नाम है ना कोनिस सिंड्रोम। ठीक है, क्यूनिस सिंड्रोम है क्या, इसके बारे में पता चलना चाहिए। इंडस्ट्रिस्ट जो हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोमिनेंट हैं जो अभी इस पे मरे। ठीक है, हार्ट अटैक से रिलेटेड ये चीज है, आपको पता है प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज कौन थे जो अभी मरे। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, बड़े आदमी थे। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने की थी अपने जीवन में, पर ठीक है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। हाल में एक भारतीय उद्योगपति मधुमक्खी के डंक से मृत्यु हो गई, जिसे कॉनिस सिंड्रोम नामक दुर्लभ एलर्जी प्रतिक्रियाओं स्वस्थ वयस्कों में अचानक दिल के दौरे के बारे में सवाल है। कॉनिस सिंड्रोम होता क्या है? इसमें जब एलर्जी होती है, मतलब कोई भी चीज स्टिक करती है, पॉइजन जाता है, तो उससे जब एलर्जी होती है तो हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इसे तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये शब्द आमतौर पर दिल के दौरे जैसी स्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो एलर्जी या अति संवेदनशीलता प्रकृति के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी डंक मारता है तो एलर्जी के चक्कर में क्या होता है, हार्ट हमारा रीएक्टिवेट होने की जगह दिल का दौरा दे देता है, बहुत तेज पंप करता है, उससे लगता है कोई एलियन आ गया, जिसके चक्कर में इसको दिल का दौरा पड़ जाता है। कभी कभी एलर्जिक एंजाइना या एलर्जिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, इससे लोग मरेंगे तो कुछ यूनिक भी डेथ होती है। अब ये वैसे होनी नहीं चाहिए, तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ट्रिगर के संपर्क में आता है, जैसे कीट का डर, दवा या भोजन। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मास्कट कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जो हिस्टामाइन और साइटोकाइन सहित रसायनों को छोड़ती है। ये पदार्थ कोरोनरी धमनियों को अचानक ऐंठन या कसाव पैदा कर देती है। जब भी कोई चीज डंक मारती है, जिसको फूड एलर्जी है, वो जब वो खा लेता है तो ये जो एंजाइम जब छोड़े जाते हैं, इन एंजाइम से क्या होता है, ये जो आपकी धमनियां उनमें ऐंठन दे देती हैं, उन्हें टाइट कर देती है, जिससे क्या होता है, ये उनको डैमेज भी कर सकती है, रुकावट हो जाती है। जब हृदय में खून ही नहीं जाएगा तो प्रवाह को कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इस्कीमेनिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऊतक मृत्यु हो जाएगी, रोग जलन हो जाएगी। इसके लक्षण क्या है, सीने में दर्द होगा, चकत्ते पड़ेंगे, पित्ती में सूजन आ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, लो बीपी हो जाएगा, ईसीजी परिवर्तन आएंगे, है ना, एसटी सेगमेंटेशन ऊंचा होता चला जाएगा और आपको डिप्रेशन होगा। टाइप 1 ये सामान्य कोरोनरी धमनियों वाले व्यक्तियों में होता है। एलर्जी की प्रतिक्रिया से ऐंठन होती है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है और संभावित रूप से क्या होगा, इसमें दिल का दौरा पड़ता है। टाइप 2 उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से कोरोनरी बीमारी है, जिनको हार्ट से रिलेटेड पहले से डिजीज है। एलर्जी की प्रतिक्रिया में प्लाक को अस्थिर कर देती है, जिससे उसका टूटना और दिल का पूरा दौरा पड़ सकता है। ठीक है, अगर किसी को कोरोनरी बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, उनके साथ जब ये काम किया जाएगा तो उनको बच्चों दिल का दौरा पड़ सकता है। कोरोनरी 3 स्टेंट वाले मरीजों को पड़ता है। ठीक है, स्टेंट के भीतर थक्का बना सकती है। इसको ट्रिगर क्या क्या कर सकता है, कीट के डंक, जैसे मधुमक्खी और ततैया, अगर ये काट लें तो पीली वाली मधुमक्खी जो होती है उसकी बात करें। कुछ दवाएं विशेषकर एंटीबायोटिक्स और NSAID दर्द निवारक लेके चलें। खाद्य पदार्थ जैसे शंख, मेवे और कीवी ना खाएं। पर्यावरणीय एलर्जी जैसे लैक्टस या कॉट्रक्स डाई यूज ना करें। अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों में मास्टोसाइटोसोटिस मास्ट कोशिकाओं से संबंधित विकार है। कॉनिस सिंड्रोम का उपचार, एलर्जी प्रतिक्रिया में एस्टीहिस्टामाइन दी जा सकती है, सारी दवाइयां हैं, है ना। कभी कभार एपिनोफ्रिन भी दिया जाता है। हृदय के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रक्स, रक्त पतला करने वाली दवाओं को रखना जरूरी होता है। ये हमारी तीसरी करंट अफेयर्स के टॉपिक थे। देखिए एमसीक्यूज इसके मैं डाल चुका हूँ कल ही, अगर आप ऐप पे देखेंगे टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ, इनके करंट अफेयर्स पहले से पढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गवाडा निगेटिव की। गवाडा निगेटिव क्या है,
फ्रांस नेशनल ब्लड एजेंसी, फ्रांस ब्लड एस्टेब्लिश हैज आइडेंटिफाइड कंप्लीटली न्यू ब्लड ग्रुप। एक नया रक्त का समूह मिला है जिसे बोला गया है गवाडा नेगेटिव, विच ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ISBT इंटरनेशनल सोसाइटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसने इसको नया रक्त ग्रुप मान लिया है। ठीक, तो आइए गवाडा नेगेटिव क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसका नाम EMM नेगेटिव रखा गया है। बोलचाल की भाषा में इसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जो इसे धारण करने वाली महिला ग्वाडेलूपियन मूल से संदर्भ में है। ये जहाँ से महिला आई थी उसी के संदर्भ में बच्चों ने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, उसी के संदर्भ में इसका कार्य चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं ये नव वर्गीकृत EMM नकारात्मक रक्त समूह प्रणाली को अनौपचारिक नाम दिया गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर किसने पास किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसके टाइप को 042 द्वारा पंजीकृत किया गया। इसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, उच्च घटना एंटीजन माना जाता है, उच्च प्रभावन है ना, प्रतिजन लगभग सभी मनुष्यों में मौजूद होते हैं, और इस नई प्रणाली में इसका अभाव है अत्यंत दुर्लभ और चिकित्सीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। हर जगह पर क्या हमें प्रतिजन एंटीजेंस मिलते हैं, पर इसमें एंटीजेंस होंगे नहीं। नर समूह नई प्रणाली को मानने के लिए मापदंड अनुवांशिक रूप से निर्धारित होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, सोरोलॉजिकल और आणविक तकनीकों के माध्यम से पहचान योग्य होना चाहिए, इसमें एक सम्मत एंटीबॉडी होनी चाहिए। मानदंड में EME नकारात्मक को पूरा करता है। EME नकारात्मक रक्त की पहचान को पूरा करने के लिए है ना, आज से ज्ञात 47 ब्लड ग्रुप्स हैं, जो उसमें एक शामिल हो गया। आज तक ये 48वां है, अभी तक 47 अलग अलग तरीके के रक्त समूह में मिल चुके हैं। हमें तो सिर्फ 4 ही पड़े हैं। आज वर्ल्ड वाइड 47 सेपरेट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, 47। फिलहाल ग्वाडालूपा ये महिला इस रक्त समूह वाली दुनिया की एकमात्र ज्ञात है। अभी सिर्फ यही एक महिला है जिसमें ये रक्त है, बाकी किसी में नहीं। उनका मामला विशेष रूप से अनोखा है क्योंकि उसे अपनी माँ और पिता दोनों से उत्परिवर्तित जीन विरासत में मिले हैं, जिनमें से प्रत्येक ने दुर्लभ जीन संस्करण की एक प्रति को ले रखा है। ये दोहरी विरासत के कारण उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में EM एंटीजन पूरी तरह से कम हो गया। ये 2 क्रोमोसोम के मिलने के चक्कर में जो एडिटिंग हुई उसके चक्कर में काम हुआ है। अब ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसकी स्थापना 1935 में हुई। मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम में। ये आपसे अगर कभी पूछा जाए प्री में तो याद रखना, 1935 में बना था, मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम में पाया जाता है। कार्य ये रक्त आधार है ना, और वैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं को देखते हैं, उसमें सहायता करते हैं, समस्या से संबंधित लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों के विकास की सुविधा देते हैं, विधियों उपकरणों मापदंडों के मानकीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद अगला हमारा है INS तमल। INS तमल जो है कमीशन होने वाला है। ठीक है, कब होगा? 1 जुलाई 2025 को। कहाँ पे होगा? कालिंग्रैड, रशिया में। ठीक है, तो ये रशिया से लिया जाने वाला हमारा युद्धपोत है जिसका नाम INS तमल हमने रखा। तो अब हमें जानने की आवश्यकता INS तमल है क्या। तो आइए INS तमल के बारे में हम लोग सारी चीजें जान लेते हैं, क्योंकि बच्चे सारे हिंदी माध्यम के बैठे हैं तो हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। INS तमल भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद में अपनी नवीनतम स्टिल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमल को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोग इसको शामिल करने को तैयार। INS तमल के बारे में ये पिछले 2 दशकों में रूस से शामिल किया गया क्रिवॉक श्रेणी के फ्रिगेट श्रृंखला से संबंधित स्थिर है ना मल्टी रोल फ्रिगेट है। जहाज का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र द्वारा युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पौराणिक तलवार का प्रतीक है। तमल क्या है? इंद्र की पौराणिक तलवार का नाम। ये तुशिल श्रेणी का दूसरा जहाज है जो अपने पूर्ववर्ती तलवार और तेगी श्रेणी के उन्नत संस्करण में से है। अब ऐसे हमारे पास 3 जहाज होगा। इसका निर्माण रूस के कलिनिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में किया गया है। ये विदेशी स्रोत से शामिल होने वाला अंतिम युद्धपोत है जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप। INS तमल की विशेषता है इसके 26% घटक स्वदेशी हैं, जिसमें समुद्री और जमीन दोनों पर निशाना साधने के लिए ब्रह्मोस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इसके शस्त्रागार में अपनी पूर्ववर्ती की तुलना में महत्वपूर्ण उन्नयन किया गया है, जैसे कि लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, लंबवत मतलब क्रूज मिसाइल की बात है। उन्नत
100 mm तो मानक में 30 mm CIWS, अतिरिक्त नयु की ई और IR प्रणाली, भारी वजन का टॉर्पेडो, तत्काल हमले करने वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट, अनेक निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार शामिल है। बल गुणकों में वायु पूर्व चेतावनी, बहुभूमिका हेलीकॉप्टर शामिल है जो तमाल के डेक से स्वचालित हो सकते हैं। तमाल अपने वजन से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसका टन भार से अग्नि अनुपात बहुत अधिक है, इसकी सहन शक्ति बहुत अधिक है तथा इसकी अधिकतम गति 30 नॉट से अधिक है। ये 3 महीनों में लगातार व्यापक समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए हैं और जिसमें इसकी प्रणाली, हथियारों, सेंसरों का परीक्षण किया गया। इसको शुभांकर भारतीय प्रामाणिक कथियाओं में अमर भालू राजा, जामवंत और रूसी राष्ट्रीय परचू यूरेशियन भूरे भालू के संयोग से प्राप्त। ठीक है, जो इसका साइन है वो किससे रिलेटेड है? हमारे यहाँ के जामवंत और उनके राष्ट्रीय यूरेशियन ब्राउन भालू, इन दोनों के फ्यूजन से इसका हमने साइन बनाया है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स आता है लेक तहोए। लेक तहोए कहाँ है बताएगा? कौन बताएगा लेक तहोए कहाँ है? मैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये तो आप बता ही सकते हैं, बताओ। यहाँ पर एक नाव पलट गई है, 6 लोग मर गए। देखिए कितनी शांत झील है। लेक तहोए में गए थे ये लोग, तो ये नाव पलट गए और सारे के सारे मर गए। लेक तहोए कहाँ पर है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लेक तहोए जो है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं होगी, जो आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश थी, यूनाइटेड स्टेट्स में होगी। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, ठीक है। कोबाल्ट ब्लू फ्रेश वाटर लेक है जो सैराई नवेदा माउंटेन्स में है, ठीक है, कैलिफोर्निया एंड नवेदा में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यहाँ की और लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है नॉर्थ अमेरिका की। ये सिचुएटेड है 1897 मीटर हाइट पर, 22 माइल्स है ना, 20 माइल लॉन्ग है और 12 माइल चौड़ी है। 75 मील की इसकी शोर रेखा है, शोर रेखा, तट रेखा जिसे बोलते हैं वो है। लेक तोहर का डीपेस्ट पॉइंट जो है 1645 फीट का है। सेकंड डीपेस्ट है कार्टर लेक ओरियोना के बाद। लेक तो हुए एक वाटर वॉल्यूम इसका कितना है 150 किलोमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेट लेक्स के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 63 स्ट्रीम जो है इस लेक में गिरती है, कितनी? 63, ठीक है। इसमें ट्रके रिवर जो, और इसके बाद पिरामिड लेक है ना, बॉडीज है नॉर्थ अमेरिका की जो इसमें जाती है और ये कभी समुद्र में नहीं पहुंचती। लेक तो वे वन ऑफ द प्योरेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर है जिसका पानी 99.94% शुद्ध है, मतलब इससे कभी भी पी लीजिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेक तो इज वन ऑफ द प्योरेस्ट बॉडीज, ठीक है। द सराउंडिंग एरिया ऑफ नेशनल फॉरेस्ट हैव बीन डेवलप्ड फॉर द टूरिस्ट रिजॉर्ट, ठीक। ये रहा इसका हिंदी बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे एक मिसाइल की जिसका नाम आपने अभी सुना होगा। इस मिसाइल को यूज किया गया है, ठीक है, टोमाहॉक मिसाइल। ये है क्या, ये कब प्रयोग में लाई जाती है? यूएस हैज एंटर्ड इजराइल वॉर विद ईरान, लॉन्चिंग प्रिसिशन स्ट्राइक इन तेहरान की न्यूक्लियर फैक्ट्रीज यूजिंग टोमाहॉक क्रूज मिसाइल एंड GBU 57 बंकर बूस्टर। बंकर बूस्टर आपने तो देख ही लिए थे। बंकर बूस्टर की खास बात क्या होती है? बहुत हैवियर होते हैं। जो इनका प्लेन है वो भी क्या करता है, वो भी सिर्फ 2 एक बार में बॉम्ब ले जा सकता है। और ये बॉम्ब पता है किसी मोटर से नहीं चलते, ये बस फेंक दिए जाते हैं, ग्रेविटी को पकड़ते हैं और इतने भारी होते हैं वो जमीन को भेदते हुए 70 से 80 मीटर नीचे जा सकते हैं। दुनिया की डीपेस्ट न्यूक्लियर माइंस भी अगर बनाई जाएंगी तो 70 मीटर से गहरी नहीं बनाई जाती। तो ये जमीन को खोदते हुए अंदर जाता है, फिर ये ब्लास्ट करता है। तो जो बंकर वाला सुविधा है उसको खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, विश्व में पहली और आखिरी कंट्री है जिसके पास ऐसी प्रणाली। इसके बाद रशिया बना रहा है, पर रशिया ने जो बनाया है ट्रायल कर रहा है, बट अभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। इसके बाद चाइना है, चाइना भी है। चाइना का उम्मीद है 2030 तक वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा और रशिया 2030 तक डिप्लॉय कर पाएगा। तो सिर्फ अमेरिका विश्व में है जिसके पास बंकर को नाश करने की शक्ति है, बाकी किसी के पास अभी तक बंकर को नाश करने की शक्ति है। सोचिए कितनी बुरी बात है। और हमारा देश तो ये बना ही नहीं सकता। अभी तो हम नॉर्मल स्टेल्थ फीचर वाले फाइटर जेट बना रहे हैं तेजस, कि रडार पकड़ ना पाए। इतना बड़ा क्राफ्ट तो बनाने की हमारी औकात है ना है, टाइम लगे। और हमारे को क्या करता है, हम किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में क्यों जाए? भाई देखो, ईरान ने दुनिया भर के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, बट मोदी के कहने पर हमारे लिए खोल दिया। ईरान का एयर स्पेस सिर्फ इंडिया के लिए खुला है, बाकी वर्ल्ड की कोई कंट्री वहां नहीं जा सकती, हम जा सकते। क्यों? पाकिस्तान के एयर स्पेस हमारे लिए बंद है,
उसको पता है गरीब कंट्री कितना फ्यूल लगाएगी तुम्हारे यहाँ से निकलो। तो उसने क्या दिया है, मिसाइल और ड्रोन से बचते हुए तुम्हारा प्लेन जाए, वो क्रैश होता है तो मेरी जिम्मेदारी। अब हमें क्या पता कब साला कौन का दाग दे। ठीक, तो आइए इनके बारे में समझते हैं। मिसाइल है कहाँ से आई, क्या मिसाइल की खास बात है, ये क्या क्या कर सकती है। तो टॉम हॉक मिसाइल, ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के माध्यम से जहाजों और पनडुब्बियों से, है ना, इन्हें प्रक्षेपित किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है, जहाजों और पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जा सकता है और भूमि आधारित लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकते हैं। स्टॉकहोम को पहली बार 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान युद्ध में तैनात किया गया था। तब से उनका उपयोग कई संघर्षों में किया गया। 2017 में सीरिया में भी किया गया था। स्टॉकहोम रडार से पकड़ से बचते हुए कम ऊंचाई में उड़ान भरते हैं। देखिए, जितना नीचे आप उड़ोगे उतना रडार पे कम पकड़े जाओगे। रडार भी ऐसे सिग्नल्स भेजता है, ठीक। अगर आप जमीन के पास उड़ रहे होगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे, ठीक। और नेविगेशन है, इसमें खुद का मानचित्र निर्देशित है। तो इसमें क्या है, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन होता है। तो इसमें जो एरर है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं, मतलब जैसे तुम्हें फेंकना वहां था, क्लास के कॉर्नर पे फेंक यहाँ दोगे, 10 मीटर से ज्यादा अंतर नहीं आता। इसे गैर रैखिक पथ पे अनुसरण करने के लिए बनाया गया है। अवरोधन की संभावना कम हो जाती है। मिसाइलों की मारक क्षमता 1000 से 1500 मील है, मतलब 2500 किलोमीटर तक ये जा सकती है। टॉम की लंबाई 18.3 फीट, वजन 3200 पाउंड है, बूस्टर सहित 44। 1000 पाउंड के वॉरहेड को ये ले जा सकती है, मतलब 500 किलोग्राम के आसपास। इसके बाद प्रक्षेपण के चरण के दौरान इसे ठोस प्राणोदेतक की ऊर्जा मिलती है। टर्बोफैन इंजन को ऊर्जा देते हैं, बहुत अधिक गर्मी उत्सर्जित नहीं करते। इंफ्रारेड डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक टॉम होम मिसाइल की कीमत कथित तौर पर मात्र $2 मिलियन है। मिलियन है, बिलियन नहीं, उसकी तो बिलियन थी ना कल की। $2 मिलियन है, तो इसको आराम से उड़ा सकते हैं। तो ईरान के युद्ध में शामिल है और शामिल रहेंगे, उनको ये पूरी उम्मीद है। आप देखिए, पाम ट्री पे एक लेटेस्ट न्यूज आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को एक फिर मैटर दिया है, पाम ट्री इन बिहार विच रिपोर्टेडली कॉजिंग इंक्रीज इन लाइटनिंग रिलेटेड। अब इस पे केस चलेगा, इस पे अभी सुनवाई होगी। तो ये पाम के ट्री लगाना कहीं ना कहीं इनके लिए खतरनाक हो रहा है, इसके लिए केस किया जा रहा है, ठीक है। तो पाम ट्री क्या है, ताड़, एरेकेसी और पाल्मे का एक सदस्य है, जो एरिकैलिस क्रम के एक बीजीय पत्री पुष्पीय फूलों के एकल परिवार का सदस्य है। ये सदाबहार पौधा है जो झाड़ियों, पेड़ों और लंबी लकड़ीदार लताओं के रूप में विकसित हो सकता है। इसे लियाना कहते हैं। यह अमेरिका, एशिया में, भारत से जापान तक, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत और हिंद महासागर के द्वीपों में विकसित है। अफ्रीका और मेडागास्कर तीसरे लेकिन बहुत कम महत्वपूर्ण ताड़ के क्षेत्र हैं। अमेरिका और मेडागास्कर में ये ज्यादा नहीं है, बाकी जगहों पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या होती है बच्चों, ये एक लंबे बिना शाखा वाले तने या कभी कभी द्विभाजी शाखा वाले तने द्वारा पहचाने जाते हैं और आधार से शीर्ष तक एक ही व्यास होता है, मतलब चौड़ाई एक है। ताड़ के आकार की पत्तियां हाथों की तरह तने के अंत में गुच्छों में उगती हैं। पिनीट पत्तियां पंख की तरह होती हैं जो तने के दोनों ओर बढ़ती हैं। यद्यपि ताड़ के पेड़ों की कई प्रजातियां मजबूत और प्रचुर है, लेकिन वनों की कटाई और गैर टिकाऊ खेती प्रथाओं के कारण इसकी 100 से अधिक प्रजातियां आज की डेट में खतरे में। विश्व व्यापार में सर्वाधिक महत्व ताड़ के पेड़ हैं। नारियल, अफ्रीकी तेल ताड़, है ना, दोनों ही वनस्पति तेल और वसा के प्रमुख स्रोत। नारियल के पेड़ में भी तेल पाया जाता है और अफ्रीकी तेल ताड़ में भी तेल पाया जाता है। तो ये दोनों बहुत जरूरी हैं। अभी इसकी सुनवाई होगी कि इनकी जरूरत हमें है कि नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे चियोज आइलैंड की। तो चिकोज आइलैंड है कहाँ, ये क्या है, यहाँ पर 100 से ज्यादा ये फायर फाइटर्स लगे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शांत द्वीप है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, चियोज द्वीप के बारे में, है ना। एजियाना द्वीप चियोज मुख्य शहर के पास लगी एक बड़ी जंगली आग को बुझाने के लिए 100 से अधिक अग्निशामक लगे। पानी से हेलीकॉप्टर गिराया जा रहा है, विमानों से पानी गिराया जा रहा है, नहीं, हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है। पानी से हेलीकॉप्टर कैसे गिराएंगे, हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है, विमानों से पानी गिराया जा रहा है, पर उसके पश्चात भी इनकी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं और ये आग नहीं बुझ पा रही है।
चियोस द्वीप कहाँ पर है? ये ग्रीक द्वीप है। ये ग्रीक का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 842.92 वर्ग किलोमीटर है। ये तुर्की के पश्चिमी तट से 5 मील दूर है। ये उत्तरी दक्षिण में लगभग 30 मील लंबा और 8 से 15 मील चौड़ा है। ये उत्तरी दक्षिण दिशा में पर्वतों से घिरा है, जिसका हाईएस्ट जो शिखर है वो है माउंट पैलिनायन। द्वीप का प्रमुख शहर और नगर पालिका मुख्यालय चियोस, याद रखना। चियोस मैस्टिक गम के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप को मैस्टिक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी हरी भरी वनस्पति है, सुंदर समुद्र तटों और अनोखे मध्ययुगीन गांव के कारण बहुत आकर्षक द्वीप है और जिन्हें बहुत अच्छी स्थिति में आज भी रखा है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से काफी समृद्ध है। होमर के साथ कई यूनानी लेखकों और राजनेताओं का जन्म स्थान भी है। ऐतिहासिक अभिलेख नवपाषाण युग के हैं और बीजान्टिन वास्तुकला के उदाहरण पूरे द्वीप में पाए गए। इसके बाद हमारा अगला आएगा नीलगिरी। ठीक है, INS नीलगिरी को भी अब हम लॉन्च लेने वाले हैं। ठीक है, ये भी ईस्टर्न शॉर्ड सनराइज फ्लीट में शामिल होने वाला है। तो ये INS नीलगिरी क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। होपफुली किसी ने कभी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसकी कोई बात ही नहीं है। It is first of the indigenously built project 17A stealth frigates of Indian Navy. It designed by the Indian Navy Warship Design Bureau and built by Majgaon Dock Shipyard या Shipbuilder Limited Mumbai. The Nilgiri class is design derivation of indigenous शिवालिक क्लास stealth fighter project 17. याद रखना। इसके रिमेनिंग 6 अभी हैं। अदर शिप्स कौन से हैं फ्रिगेट्स के? हिमगिरी है ना, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। एक अभी मिला है, बाकी अभी हमें मिलेंगे। ठीक है, मुंबई गार्डन्स रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने इसको क्या किया है, इसके लिए पूरे डिजाइन मुंबई और इन्होंने दिया। INS नीलगिरी के बारे में बात करते हैं। ये ईस्टर्न नेवल कमांड का इंटीग्रल पार्ट है। ये जो INS नीलगिरी है 149 मीटर लंबा है। डिस्प्लेसमेंट इसका 6670 टन है। ये सोफिस्टिकेटेड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम पे चलता है। ये स्पीड 28 नॉट तक की ले सकता है। ये वॉरशिप इनेबल्ड करता है ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्टिंग वेसल्स टू फंक्शन एज फ्लैगशिप ऑफ नेवल टास्क। इसमें आर्म्ड फोर्स में 16 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल INS लगाई गई हैं। INS नीलगिरी स्ट्रॉन्ग एंटी एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन हमें प्रेजेंट कराता है। एडिशनली इट इंक्लूड्स 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर एंटी-शिप सरफेस टू सरफेस कंट्रोल। रडार सिस्टम इसमें MF स्टार लगाया गया है। MF स्टार जो 360 कवरिंग देता है, मतलब चारों तरफ घूमता है। 3D ऐसा ही रडार लगाया गया है जो मल्टी टारगेट्स को देख सकता है और निशांत रडार भी लगाया गया। अब याद रखना, पहले तो प्रोजेक्ट 17 आपको पता होना चाहिए, निशांत पता होना चाहिए, MF स्टार पता होना चाहिए। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगाया गया है जो स्मूथ एग्जीक्यूशन देता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ठीक, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का पूरा सेगमेंट होता है खत्म। इसके MCQs यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहाँ से?